Good evening. Hi, good evening everyone. Good evening. स्वागत है आप सभी का आज के इस सेशन में। आशा करता हूं मैं आपको बेहतरीन तरह से दिखाई और सुनाई दे रहा हूं। क्या मेरी आवाज आपको आ रही है? फटाफट से मुझे बताओ। आज हमारे साथ स्टूडियो में दो धुरंधर हैं, एक है जतिन और दूसरे है सुनील। ठीक है, तो लेकिन पढ़ाना तो मुझे है। तो आज हमारे पास में नया स्टूडियो, नए दोस्त और नया चैप्टर। तो वेलकम टू दिस सेशन। आई होप आई एम ऑडिबल एंड विजिबल टू यू गाइस। हाय, हेलो, गुड इवनिंग। 3 दिन मुझे, और एक माइक तो लगाया ही नहीं ले, बिना माइक के चिल्लाए जा रहे हैं सर। 3 दिन मैंने आपको बहुत मिस किया, बहुत ज़्यादा मिस किया। तो फ्राइडे सैटरडे संडे में मैंने तुम्हें कुछ काम दिया था, रिवीजन किया? बताओ जल्दी। फ्राइडे सैटरडे संडे में क्या आप लोगों ने रिवीजन किया? और अगर रिवीजन किया तो चैप्टर डेवलपमेंट वाला क्लियर है? हाय, हेलो, यस, सारे बच्चे यस और नो में बता दो। दिखाई सुनाई दे रहे हैं? बढ़िया। चलो, अंश, आयुष, श्रुति, मोहित, प्रियांश, आकाश, हर्षित, डेवलपमेंट के डब्ल्यूपीपी आई है बाबू। देखो डब्ल्यूपीपी कहाँ दिखती है, मैं बता रहा हूँ तुम्हें। डब्ल्यूपीपी बता रहा हूँ कहाँ दिखती है। आपको जाना है, आपकी क्लास कौन सी है? क्लास 10th है, ठीक है? या फिर माई कोर्सेज में चले गए। माई कोर्सेज में जैसे मेरे पास सारे कोर्स हैं, मेरे पास इतने कोर्सेज है, सारे एनरोल्ड है। तो अब जैसे माई कोर्सेज में जाके मैंने आरंभ 10th देखा, आरंभ 10th ही है, आरंभ 10th व्यू कोर्स करा, ठीक है? आरंभ 10th व्यू कोर्स करा, कंटेंट में गया। अब कंटेंट में जाने के बाद मैथ, साइंस, सोशल साइंस, ठीक है, कम्युनिकेटिव इंग्लिश लैंग्वेज, हिंदी, ये वो सब आ गया। अब मैंने क्या करा, सोशल साइंस पे क्लिक करा। दिख रहा है ना, सोशल साइंस पे क्लिक करा। तो सोशल साइंस पे क्लिक करने के बाद में जैसे अगर आप देखोगे तो लेक्चर के 5 वीडियो है, ये लेक्चर के 5 वीडियो दिख रहे हैं। नोट्स के देखोगे तो 5 है, ठीक है? 5 में से क्या आपके लिए लेक्चर डेवलपमेंट का लेक्चर नंबर 5 ही इंपॉर्टेंट रहता है। 5 के अंदर सारा सब कुछ कंप्लीट मिल जाएगा आपको। ये पूरे नोट्स मिल गए, ठीक है? मतलब क्लास वाले नोट्स मिल गए, ठीक है? तो ये क्लास नोट्स मतलब क्लास पीडीएफ अलग हो गया। अब एक और नोट्स वाला सेक्शन आएगा जिसमें आपको शॉर्ट में नोट्स मिल जाएंगे। वो मैं और शॉर्ट करवा रहा हूं ताकि क्या रहे, 2-3 पेज में आपका काम कंप्लीट हो जाए। तो वो अभी मिल जाएगा आपको, ठीक है? उस पर थोड़ा काम करा, कुछ चेंज करा, उसमें हो गया। फिर आप आओगे कहाँ? फिर आप आओगे डब्ल्यूपीपी, ठीक है? तो फिर आप आओगे डब्ल्यूपीपी में। तो ये डब्ल्यूपीपी में जैसे आए तो डब्ल्यूपीपी नंबर 1 ये पीडीएफ खुला, ये देखा, वीकली प्रैक्टिस पेपर नंबर 1। तो ये आपका प्रैक्टिस पेपर नंबर 1 है जो आपको कल मिल गया था। कितने बच्चों ने इसको सॉल्व कर लिया, ये बताओ जल्दी। दिखा कितने बच्चों ने इसको सॉल्व कर लिया है? बताओ। फा मत करो, ये बताओ कितने बच्चों ने सॉल्व कर लिया? सॉल्व कर लिया? तो इस तरह से डब्ल्यूपीपी मिलेगी जैसे जैसे चैप्टर कंप्लीट होता जाएगा। अब अपन इसकी डेडलाइन रखते हैं मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे तक का, और समय दे रहा हूं। थर्सडे के दिन में इसका सोल्यूशन दूंगा आपको। तो थर्सडे तक जिनने सॉल्व नहीं किया है कर लेना। थर्सडे वाली क्लास में इसका सोल्यूशन मिल जाएगा आपको। सोल्यूशन हम क्लास में एक बार डिस्कस कर लेंगे और आपको सोल्यूशन मिल जाएगा थर्सडे वाली क्लास में, ठीक है? तो इस तरह से अपना काम चलने वाला है दोस्तों, समझ गए? एक क्लास नोट्स मिलेंगे, एक शॉर्ट नोट्स मिलेंगे। एक क्लास नोट्स मिलेंगे, एक शॉर्ट नोट्स मिलेंगे। ओनली ऑब्जेक्टिव्स। अरे यार, मैं सबके अलग अलग आके घर आके थोड़ी ना दूंगा। मैंने बता दिया कहां नोट्स वाले सेक्शन में मिलेगा, डब्ल्यूपीपी वाले सेक्शन में। और ये जो सॉरी बोल रहे हैं, मैं मार और ही बना दूंगा तुम्हें। कैसे भूल जाते हो यार? जब पहली मतलब क्लास खत्म हुई थी तब बोल के गए थे कि डब्ल्यूपीपी करना है। चमगादड़ कहीं के, समझ गए? टाइम टेबल अपडेट होता है, थोड़ा उसको रिफ्रेश कर लिया करो। YouTube पे क्या अपलोड होगा? अबे बैच में आए हो तुम, एनरोलमेंट करके आए हो, तो YouTube पे क्या चाहिए फिर? ज्यादा शॉर्ट नहीं है, नोट्स अच्छे रहेंगे, कॉम्प्रिहेंसिव रहेंगे, सब कुछ कवर्ड रहेगा। ऐसा नहीं है, ज्यादा शॉर्ट नहीं होंगे, चिंता मत करो, ठीक है?
टेस्ट कब होगा? थोड़ा पढ़ो तो सही, एक दो चैप्टर पढ़ लो फिर टेस्ट होगा। टेस्ट संडे होता है, टेस्ट एमसीक्यू होता है, टेस्ट संडे होता है, ठीक है। चलो आ जाओ, क्लियर है? यहां तक आप पढ़ने लिखने पे फोकस करें। चैट कर दूं बंद? सर इस बार एक स्पेलिंग तो सही निकले। 4 बजे क्लास कर दो, खेलने जाना होता है। 4 बजे खेल के आ जाएगा, गर्मी में 5 बजे बाहर लपाटे चल रहे हैं, लू लग जाएगी। चलो सबके इसमें शो हो रहा है, एक बार देखो। ठीक है, चलो भाई इधर आ जाओ, मेरे ध्यान दो इधर, प्यारे बच्चे आ जाओ इधर आओ। तो क्लास 10 सोशल साइंस का चैप्टर रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट, पहला चैप्टर अपन ने डेवलपमेंट कंप्लीट कर लिया था। ज्योग्राफी का चैप्टर उठा रहे रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। ज्योग्राफी में क्या है? तो ज्योग्राफी क्या है? बेसिकली जियोग्राफी। आपने 9th में जो ज्योग्राफी पढ़ के आए थे वो ज्योग्राफी क्या थी? वो आपके आजू बाजू, आपके इर्द गिर्द जो चीजें थी उससे जुड़ी हुई एक ज्योग्राफी वाली कहानी थी पूरी। ठीक है, कि कैसे लैंड मासेस बने, क्लाइमेट क्या है, ड्रेनेज सिस्टम क्या है। 10th की जो ज्योग्राफी है ना, 10th की ज्योग्राफी इट्स ऑल अबाउट ह्यूमन एस्पेक्ट ऑफ ज्योग्राफी, कि लैंड और ह्यूमन जो है उसको, लैंड को रिसोर्स की तरह कैसे इस्तेमाल करते हैं। जैसे फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ कैसे रिसोर्स होते हैं, वाटर कैसे रिसोर्स होता है, एग्रीकल्चर कैसे रिसोर्स होता है, मिनरल्स एंड एनर्जी, इंडस्ट्रीज कैसे रिसोर्स होते हैं। तो 9th की ज्योग्राफी वाज मोर रिलेटेड टू व्हाट, कि नेचर में क्या क्या है। ठीक है, और 10th की ज्योग्राफी नेचर और ह्यूमन के इंटरेक्शन से जो चीजें बन रही है उससे जुड़ी हुई है। तो पहला चैप्टर है आपका रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट, जिसमें अपन ये पढ़ेंगे कि कैसे क्या क्या रिसोर्सेज है और उनका विकास कैसे होगा। ठीक है, तो पहला चैप्टर वो है रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट वाली कहानी। समझ गए? पहला चैप्टर है रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट वाली कहानी। क्लियर? तो अब सबसे पहली चीज बताओ, आप रिसोर्स किस चीज को बोलोगे? जिन बच्चों ने क्लास में ये चैप्टर पढ़ लिया स्कूल में, अब वो फ्लेक्स करेंगे, जबरन फ्लेक्स करेंगे। लेकिन एक जेनरिक डेफिनेशन अगर मैं आपको बताऊं तो आप किस चीज को रिसोर्स मानते हो? बताओ बताओ। डाउट है सर, वाई सैमसंग नॉट एप्पल? भाई जो आदमी नीचे से उठता है ना एंड्रॉइड का साथ पकड़ के, वो साथ नहीं छोड़ता है। मुझे एंड्रॉइड ही अच्छा लगता है। जल्दी बताओ, रिसोर्स से क्या समझ में आया? पानी रिसोर्स है। थिंग्स दैट सेटिस्फाई आवर नीड, ठीक है। विच यूजेस स्किल्स एंड नॉलेज, ठीक है, चलो बढ़िया। हैंड रिटन नोट्स भी मिल जाएंगे क्या? हाँ, मतलब वो हैंड रिटन नोट्स टाइप ही रहेंगे, चिंता ना करो। रिसोर्स एंड डेवलपमेंट वो चीज होती है जिस चीज का कोई काम हो। ठीक है, देखो अब मैं रिसोर्स बता रहा हूं। 3 शब्द आएंगे जब हम रिसोर्स की डेफिनेशन की बात करते हैं, और वो 3 शब्द क्या है? कि हर वो चीज जो हमारी जरूरत को सेटिस्फाई करती है। ठीक है, रिसोर्स की डेफिनेशन यहां क्लियर है। एवरीथिंग अवेलेबल इन आर इन्वायरमेंट, एवरीथिंग अवेलेबल इन आर इन्वायरमेंट। इसका कलर किसने बदला है? स्मॉल टिप पे कर देते हैं रेड। ठीक है, हाँ। तो एवरीथिंग अवेलेबल इन आर इन्वायरमेंट विच कैन बी यूज्ड टू सेटिस्फाई आवर नीड्स, मतलब वो चीज जो हमारी जरूरतें पूरी कर रही है वो रिसोर्स कहलाएगी। ठीक है, हर वो चीज जो हमारी जरूरतें पूरी कर रही है वो रिसोर्स कहलाएगी। प्रोवाइडेड इट इज टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल, मतलब कि हमारे पास में वो टेक्नोलॉजी होना चाहिए कि हम उस तक पहुंच पाए। जैसे सोना जो है वो हमारी जरूरतें पूरी करता है, हमें हार बनता है सोने का, बाली बनती है सोने की, ठीक है, सोने का कंगन बनता है, तो वो हमारी जरूरतें पूरी कर रहा है। लेकिन आपको ये टेक्नोलॉजी होना चाहिए ना आपके पास में कि आप कैसे मिट्टी में से सोना निकाल पाओ। समझ में आया? तो सोना हमारी जरूरत पूरी कर रहा है इसलिए वो रिसोर्स है, लेकिन हमारे पास में वो टेक्नोलॉजी होना चाहिए जिस टेक्नोलॉजी से हम क्या कर पाए ना, कि वो रिसोर्स का एक्सट्रैक्शन कर पाए। ठीक है, तो पहली चीज क्या है कि हर वो चीज जो एनवायरमेंट में अवेलेबल है जो हमारी नीड सेटिस्फाई करेगी वो रिसोर्स कहलाएगी। प्रोवाइडेड टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल होना चाहिए कि वी शुड हैव अ टेक्नोलॉजी की हम उसको एक्सट्रैक्ट कर पाए, हम उस तक पहुंच पाए। ठीक है, टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल होना चाहिए। फिर दूसरा क्या है? इकोनॉमिकली फीजेबल होना चाहिए। इकोनॉमिकली फीजेबल मतलब क्या है? कि आपने सोना निकालने के लिए एक मशीन लाए, मशीन से खुदाई भी चालू करी, आपको पता है कि कैसी कैसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना है,
लेकिन आपने करोड़ों रुपए लगाए और आपको वहां से 10,000 रुपए का सोना मिला, तो आप क्या बोलोगे, क्या फायदा, इतना करोड़ों रुपए खर्च कर दिए लेकिन ये 10,000 रुपए का सोना मिला बस, तो आपको बुरा लगेगा, इकोनॉमिकली फिजिबल नहीं है ना, घाटा हो गया। तो दूसरी चीज क्या है कि हमारी नीड जो सेटिस्फाई कर रहा है वो चीज रिसोर्स कहलाएगी। टेक्नोलॉजी तो होना ही चाहिए, साथ साथ में वो इकोनॉमिकली फिजिबल भी होना चाहिए। फिजिबल मतलब कि इकोनॉमिकली उसमें फायदा भी होना चाहिए। और तीसरा है कल्चरली एक्सेप्टेबल। कल्चरली एक्सेप्टेबल मतलब क्या है कि कल्चर जो है, समाज जो है, समाज भी उस चीज को एक्सेप्ट करे कि हाँ ये रिसोर्स है। उदाहरण कि पत्थर के भी तो आप कंगन बना सकते हो, पत्थर के हार बना लो, गले में डाल लो, लेकिन पत्थर की बाली पहनोगे नहीं। क्यों? क्योंकि समाज पत्थर की बाली को बाली मानता ही नहीं, उसको रिसोर्स मानता ही नहीं। ठीक है, पत्थर के हार को हार मानते ही नहीं। खैर आज फैशन के नाम पे कुछ भी पहन लेते हैं, प्लास्टिक के हार पहन लेते हैं लोग। तो केस क्या है ना कि सोसाइटी भी जिस चीज को इंपॉर्टेंस देगी, सोना सोना इसलिए क्योंकि उसको समाज सोना मानता है। समझ में आया? अगर सोना अबेंडेंस में होता तो पड़ा रहता, सोना अबेंडेंस में होता तो पड़ा रहता। तो ये चीज आपको समझना होगी कि सोसाइटी भी उस चीज को एज अ रिसोर्स एक्सेप्ट करना चाहिए। ठीक है, सोसाइटी भी उस चीज को एज अ रिसोर्स एक्सेप्ट करना चाहिए। फाइन, तो अब डेफिनेशन अपनी कंप्लीट हो रही है कि रिसोर्स क्या है। हर वो चीज जो हमारी नीड सेटिस्फाई कर रहा है, प्रोवाइडेड इट इज टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल, कि आपके पास टेक्नोलॉजी कि आप उस तक पहुंच पाओ। आपके पास में क्या है, इकोनॉमिक फिजिबिलिटी होना चाहिए कि आप इकोनॉमिकली खुश हो गए, हाँ ये मेरे काम की है। ठीक है, साथ साथ कल्चरली एक्सेप्टेबल होना चाहिए कि सोसाइटी भी उसको एक्सेप्ट करे कि वो रिसोर्स है। क्या आपको तीनों शब्द समझ में आए? जल्दी बताओ। मुझे सबकी चैट दिख रही है, आपस में एक दूसरे की चैट नहीं दिख रही होगी, मैंने चैट प्राइवेट करके रखी है। उर्फी जावेद का नाम क्या है? बताओ। क्लियर है? यस, फीजिबल मतलब फायदा होना चाहिए, इकोनॉमिकली फीजिबल होना चाहिए, इकोनॉमिकली फायदा होना चाहिए, उसे इकोनॉमिकली फीजिबल बोलेंगे। क्लियर हुआ? समझ में आया? वंशरीत, अब वंशरीत लड़का है लड़की है, आजकल नाम भी ऐसे हो गया ना, कॉमन नाम कि अब इसको लड़का मानो लड़की मानो। वंशरीत बोला सर बाली फ्लेक्स कर रहे हो, ऐसा तो नहीं होता मेरे दोस्त। क्यों भुवन मेरे भाई, सब सही है? परेशान होते हो आयो? यू आर लुकिंग गुड टुडे। ब्लश कर रहा है भुवन में, यू आर लुकिंग गुड तो बोल रहा है, ब्लश कर रहा है। चलो, इस आदमी है ना, ऐसा मनुष्य, ऐसी जात है। अब मैं चैप्टर पढ़ा रहा हूँ तो जब डेवलपमेंट पढ़ा रहा तो बोलते हैं नहीं सर अगला चैप्टर। अब आज चालू किया है और लिखना शुरू कर दिया उनने कि अगला चैप्टर कौन सा होगा। पहले ये तो पढ़ लो, जो है उसको छोड़ के बाकी सारी चीज़ों की चिंता करना है। एक काम कर देना यार, वो शायद अपडेट नहीं हुआ वीकली प्लानर, बच्चे चैट में लिख रहे थे, वीकली प्लानर अपडेट कर देना, है ना। हाँ ठीक है, समस्या है। चलो, एक खबर देने आए थे, टी देने आए थे, टी समझते हो तुम? टी मतलब होता है बात, गॉसिप। अरे वाह यार, तुम भी जेनजी हो गए हैं। अच्छा, मेरी वीडियो देखी, गुड। सब्सक्राइब किया चैनल? वेरी गुड। तीनों अकाउंट से, ठीक है। तो डेफिनेशन क्लियर है ना सभी को? अपन ने 10 मिनट में सिर्फ डेफिनेशन समझिए। लो, डेफिनेशन इसलिए इंपॉर्टेंट क्योंकि यहीं पे पूरा आधार है। तो अब देखो, नेचर में बहुत सारी चीजें, लेकिन हर चीज को आप रिसोर्स नहीं बोल सकते और हर चीज रिसोर्स बनती नहीं है। क्यों नहीं बोल सकते, क्यों नहीं बन सकती रिसोर्स? उसके पीछे का कारण है कि जब ह्यूमन बींग्स टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके, ठीक है, फिजिकल इन्वायरमेंट मतलब नेचर से इंटरैक्ट करते हैं और इंस्टीट्यूशंस क्रिएट करते हैं, तभी रिसोर्सेज का इस्तेमाल होता है। अगेन फोकस, क्या हर चीज रिसोर्स नहीं बनती आसानी से। मनुष्य को सोना अगर निकालना है तो सोना खुद निकल के नहीं आ जाएगा कि लो मैं प्रकट हो गया, मैं सोना हूं। नहीं, मनुष्य को टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना पड़ता है और उसकी मदद से वो फिजिकल इन्वायरमेंट मतलब नेचर के साथ इंटरैक्ट करता है एंड दे क्रिएट इंस्टीट्यूशंस। जैसे माइनिंग अपने आप में एक बिजनेस बना है, माइनिंग इज अ इंस्टीट्यूशन।
तो मनुष्य ने टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके नेचर के साथ इंटरैक्ट किया एंड दे हैव क्रिएटेड इंस्टीट्यूशन, जैसे माइनिंग इंडस्ट्रीज बना दी, तब जाके रिसोर्स आपको मिलता है। एंड दिस शोज द इंटरडिपेंडेंट रिलेशनशिप बिटवीन नेचर, टेक्नोलॉजी एंड इंस्टीट्यूशन। तो नेचर, टेक्नोलॉजी और इंस्टीट्यूशंस आपस में इंटरडिपेंडेंट होते हैं, आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं, और वो आपको यहां से पता चलता है कि कैसे नेचर, टेक्नोलॉजी और इंस्टीट्यूशंस आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं, इंटरडिपेंडेंट होते हैं। क्लियर हुआ? ठीक है, ये वेब क्लियर हुआ? ठीक है, ये वेब क्लियर हुआ? तो human beings interact with the physical environment with the help of technology and create institutions. This is how resources are utilized, this is how resources are used, और ये interdependent relationship है इन तीनों के बीच में। क्लियर है? अब वही चीज यहां पे समझाई गई है। तो द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ थिंग्स अवेलेबल इन आवर एनवायरनमेंट इन्वॉल्व्स इंटरैक्टिव रिलेशनशिप बिटवीन नेचर, टेक्नोलॉजी एंड इंस्टीट्यूशंस। तो ह्यूमन बीइंग्स नेचर, टेक्नोलॉजी, मतलब टेक्नोलॉजी की मदद से नेचर के साथ इंटरैक्ट करके इंस्टीट्यूशंस बनाते हैं, और इस तरह से क्या होता है, इस तरह से आपको देखने को मिलता है कि चीज़ों का ट्रांसफॉर्मेशन होता है, इस तरह से रिसोर्सेज एक्सट्रैक्ट होते हैं, इस तरह से रिसोर्सेज बनते हैं। समझे? तो ह्यूमन बीइंग्स इंटरैक्ट विद नेचर थ्रू टेक्नोलॉजी एंड क्रिएट इंस्टीट्यूशंस। ये वाला पार्ट जो है ये इंटरडिपेंडेंस को दर्शाता है। ठीक है, इंटरडिपेंडेंस को इस पार्ट ने एक्सप्लेन किया है ना? क्लियर हुआ? तो डू यू थिंक दैट रिसोर्सेज आर फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर एज इट इज एज्यूम्ड बाय मेनी? हमें क्या लगता है ना कि प्रकृति में हर चीज अवेलेबल है, सोना है तो प्रकृति में है, कोयला है तो प्रकृति में है, तो आपको क्या लगता है कि ये जो रिसोर्सेज हैं, तो आर दीज दी फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर? क्या रिसोर्सेज नेचर का फ्री गिफ्ट है? अब बताओ यस और नो में, आगे देख लोगे तुम, आंसर तो वैसे यही लिखा है। ठीक है, तो क्या आपको लगता है, एनसीईआरटी लेकर बैठे हो ना बाबू, क्या आपको लगता है कि रिसोर्सेज जो हैं नेचर का फ्री गिफ्ट है? नेचर में मिल रहा है ना, हवा, पानी, कोयला, सोना, ये सब नेचर में मिल रहा है। तो आर दीज रिसोर्सेज फ्री गिफ्ट ऑफ द नेचर? तो नो, दे आर नॉट। क्यों? क्योंकि अगर हम उसको ऐसे तो फ्रीली मिल रहा है नेचर में, हवा, पानी, जब प्रकृति, हम तो प्रकृति पे 1% समय बिताए हमने, प्रकृति तो हमसे कहीं पहले से थी, लेकिन जब से मनुष्य आए उन्होंने धाए धाए कर दी प्रकृति की। खैर, अगर जैसे हम जब आए, हमने रिसोर्सेज को यूज़ करना शुरू करा, तो हमने उस स्पेस पे यूज़ करना शुरू किया कि हमने नदियाँ पोल्यूट कर दी, ठीक है, हमने हवा पोल्यूटेड कर दी, हमने क्या करा, हमने हर चीज़ को ख़राब करना शुरू कर दिया। तो इसके चलते हमें समझना होगा कि ऐसे तो रिसोर्सेज फ्री गिफ्ट हैं, बट दे आर नॉट। मतलब ऐसे तो मैं आपकी मदद करूँगा, लेकिन एग्जाम नहीं लिख दूंगा आपके लिए, समझ में ना? एक लिमिटेशन ये है कि आपको पढ़ना तो खुद पड़ेगा। तो वैसे ही रिसोर्सेज ऐसे तो फ्री गिफ्ट हैं, बट दे आर नॉट। क्यों? क्योंकि रिसोर्सेज आर अ फंक्शन ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज, ह्यूमन बीइंग्स देमसेल्व्स आर एसेंशियल कंपोनेंट्स ऑफ रिसोर्स। ठीक है, दे ट्रांसफॉर्म मटेरियल अवेलेबल इन आवर एनवायरनमेंट इनटू रिसोर्स एंड यूज देम। ठीक है, तो आपको ये समझना होगा कि रिसोर्सेज फ्री गिफ्ट नहीं है। ह्यूमन बीइंग, पहली बात तो उनके साथ लिमिटेशन के खत्म हो जाएंगे वो, और दूसरी चीज ये है कि इस जमीन के नीचे बहुत सोना है, लेकिन वो सोना अपने आप प्रकट नहीं होगा। सीरियस मत लेना, तुम आके खुदाई करना शुरू कर दो हमारे घर में, ठीक है? वो सोना अपने आप प्रकट नहीं होगा। उस सोने को प्रकट करने के लिए आपको ध्यान रखना होगा क्या चीज, उस सोने को आपको अगर प्रकट करना है तो उसके लिए आपको एक तरह से, जैसे सोने को अगर आपको प्रकट करना है तो आपको यह ध्यान देना होगा कि ह्यूमन बींग्स को काम करना होगा। ठीक है, वो खुदाई करना होगी, टेक्नोलॉजी लगाना होगी, ये देखना होगा कि इकोनॉमिक फिजिबिलिटी है या नहीं है। तो यहाँ पे वही बताया कि रिसोर्सेज फ्री गिफ्ट नहीं है नेचर के। क्यों? क्योंकि उन रिसोर्सेज के एक्सट्रैक्शन में, यूज में ह्यूमन बींग्स जो एक एसेंशियल कंपोनेंट का रोल प्ले करते हैं। ह्यूमन बींग्स एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, ठीक है, जो मटेरियल अवेलेबल है उनके आसपास, उसको ट्रांसफॉर्म करने में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, अब जैसे पुरानी बुक्स जिनके पास है ना बच्चों, तो आपको समझ में आएगा कि रिसोर्सेज का क्लासिफिकेशन अलग अलग तरीके से किया जाता है। ज्योग्राफी में एक टिप दे रहा हूं मैं, लिख लेना, जो नोट्स वाली कॉपी अपनी, उसमें कि ज्योग्राफी इज ऑल अबाउट क्लासिफिकेशंस। बहुत सारे डिविजन्स, क्लासिफिकेशन मिलेंगे, तो और अलग अलग जगह अलग अलग चीज़ के क्लासिफिकेशन, अलग अलग जगह अलग अलग चीज़ के डिविजन्स आपको देखने को मिलेंगे। तो ज्योग्राफी में जैसे अगर अपन देखें सबसे पहले, तो क्या है कि रिसोर्सेज को आप क्लासीफाई करते हो डिफरेंट वेज में। तो रिसोर्सेज कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, मतलब रिसोर्सेज उत्पन्न कैसे हुए। तो रिसोर्सेज उत्पन्न कैसे हुए ओरिजिन के हिसाब से, कुछ बायोटिक रिसोर्स होते हैं, कुछ अबायोटिक रिसोर्स होते हैं। बायोटिक रिसोर्स का मतलब क्या है कि वो रिसोर्सेज जिनके अंदर जान होती है। जैसे मैं एक बायोटिक रिसोर्स हूँ, आप एक बायोटिक रिसोर्स है, पेड़ एक बायोटिक रिसोर्स है, जानवर एक बायोटिक रिसोर्स है।
लेकिन नेचर में ही पहाड़ भी है, नदी भी है, लेकिन पहाड़ और नदी लिविंग थिंग नहीं है ना, तो वह अबायोटिक हो जाएंगे, समझे। तो पहले इस पे डिटेल एक्सप्लेनेशन था, तब क्वेश्चंस आते थे, अब डिटेल एक्सप्लेनेशन नहीं है, क्वेश्चंस नहीं आते, लेकिन समझने के लिए समझ लो। ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी, मतलब खत्म होने के हिसाब से, कि कुछ रिसोर्सेज खत्म हो जाते हैं, कुछ नहीं होते हैं। तो कुछ होते हैं रिन्यूएबल, जो अपने आप को रिन्यू कर लेते हैं, जैसे सनलाइट। आज सूरज की जितनी रोशनी आई है, रात हुई है, अगले दिन सुबह फिर होगा, अगले दिन सूरज फिर निकलेगा, ठीक है। कभी बादल होते हैं, तो बादल के हो जाने से सूरज छुप नहीं जाता है, अस्तित्व खत्म नहीं हो जाता है। ये होता है कि कुछ समय के लिए ढक दिया जाता है, लेकिन वो फिर निकल के आता है, ठीक है। तो दिस इज लाइफ, कि जीवन में कठिनाइयां आएगी, इसका मतलब ये नहीं कि जीवन खत्म हो गया है, फाइन। वो जीवन तो जीवन है ना, और जब तक जीवित है तब तक संघर्ष है। तो वैसे क्या होता है ना, कि रिसोर्सेज में भी रिन्यूएबल रिसोर्स और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स, दो तरह के रिसोर्स होते हैं। रिन्यूएबल जो अपने आप को रिन्यू कर लेते हैं, जैसे सनलाइट आज आई, ठीक है, फिर क्या होगा, वो सनलाइट रात के बाद में वापस सुबह सूर्य निकलेगा, किसी दिन बादल रहेंगे तो सूर्य शायद ना दिखे, लेकिन उसके बाद में निकलेगा। तो ये अपने आप को रिन्यू करता रहता है, कंटिन्यूस है, विंड एनर्जी, ठीक है। लेकिन कुछ नॉन रिन्यूएबल है, जैसे पेट्रोल। आपने आपकी टंकी में 100 रुपये का पेट्रोल डलवाया, और 100 रुपये का पेट्रोल डलवा के आपने क्या करा कि आपके क्लासमेट्स जहाँ कोचिंग जाते हैं, खास करके लड़कियाँ, वहाँ एक चक्कर मार के आए, पेट्रोल का धुआं धुआं बना दिया। अब वो पेट्रोल जो धुआं बन गया ना, तो धुआं बन गया, वो वापस से घूम के आपकी पेट्रोल की टंकी में नहीं आ जाएगा। तो वो नॉन रिन्यूएबल है, जो अपने आप को क्या करता है, रिन्यू नहीं करता है, समझे। तो वो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स होते हैं। फिर क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, मतलब उन रिसोर्सेज का मालिक कौन है। तो जैसे अगर मान लो कि एक लैंड है, लैंड भी एक रिसोर्स है, वो मेरी ज़मीन है अगर, तो उसका इंडिविजुअल रिसोर्स, मतलब ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप इंडिविजुअल रिसोर्सेज होते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप कम्युनिटी ओन्ड रिसोर्सेज होते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप कम्युनिटी ओन्ड रिसोर्स, मतलब क्या है कि ये एक कम्युनिटी के रिसोर्सेज हैं, एक सोसाइटी के रिसोर्स हैं। कि जैसे पार्क है, तो पार्क एक कम्युनिटी का रिसोर्स हो गया ना, कि ये पार्क किसी एक का नहीं है, कॉलोनी वालों का सबका है। फिर ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप नेशनल रिसोर्स होते हैं। जैसे इंडिया के अंदर जितने भी रिसोर्स हैं, वो सारे इंडिया के नेशनल रिसोर्स हैं। पाकिस्तान के पास जितने रिसोर्सेज हो, अच्छा पाकिस्तान के पास तो रिसोर्स ही नहीं है, तो वो पाकिस्तान के रिसोर्स कहलाएंगे, समझ में। तो ऐसे सबके अपने अपने नेशनल रिसोर्सेज होते हैं हर कंट्री के। कुछ इंटरनेशनल रिसोर्स होते हैं, मतलब जो किसी का नहीं, उसका कौन, भगवान के अलावा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, जैसे यूनाइटेड नेशंस हो गए, ये हो गए, है ना। तो कुछ इंटरनेशनल रिसोर्सेज हो गए, जैसे इंटरनेशनल वाटर्स हो गया। तो जो समुद्र का पानी किसी देश के पास नहीं है, वो समुद्र का पानी इंटरनेशनल रिसोर्स कहलाएगा, समझ गए। तो हमने ओरिजिन के हिसाब से रिसोर्स देखा, ओनरशिप के हिसाब से रिसोर्स देखा, एग्जॉस्टिबिलिटी के हिसाब से रिसोर्स देखा। अब ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट देखो। ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट मतलब कि कोई भी रिसोर्स कितना विकसित हुआ है, कितना डेवलप हुआ है। तो कोई भी रिसोर्स कितना डेवलप हुआ, उस हिसाब से देखें तो कुछ रिसोर्सेज क्या होते हैं, पोटेंशियल रिसोर्स होते हैं, जिसके अंदर और पोटेंशियल है। जैसे बोलते हैं ना कि अभी आप अपनी पोटेंशियल पे नहीं पहुंचे हो, तो आप पोटेंशियल रिसोर्स कहलाओगे। कुछ डेवलप्ड मतलब क्या है कि जिसको फुल्ली यूज कर रहे हैं हम, वो डेवलप्ड रिसोर्स होता है। कुछ स्टॉक होता है, मतलब हमें पता है कि कैसे यूज करना, हमने स्टॉक करके रखा है, ठीक है। और रिजर्व्स वो होते हैं जो रिसोर्स है, लेकिन हमें पता नहीं कि यूज कैसे करते हैं। तो ये डेफिनेशन में, एक्सप्लेनेशन में नहीं आएंगे, लेकिन आपको इतना ध्यान रखना है कि ओरिजिन में बायोटिक अबायोटिक होता है, एग्जॉस्टिबिलिटी में रिन्यूएबल नॉन रिन्यूएबल होता है, ओनरशिप पे इंडिविजुअल होता है, कम्युनिटी होता है, नेशनल होता है, इंटरनेशनल होता है। ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट में कुछ पोटेंशियल होते हैं, कुछ डेवलप्ड होते हैं, कुछ स्टॉक होते हैं, कुछ रिजर्व्स होते हैं। क्लियर है? जल्दी बताओ, यहां तक क्लियर हुआ? पीछे से आवाज आ रही है, किसकी आवाज आ रही है? मुझे तो नहीं आ रही कुछ। हाँ, फैन की हो सकती है। फैन बंद कर देंगे तो अपना तंदूर बन जाएगा क्या? हाँ, आवाज तो आ रही है। लगाओ एक बार नॉइस सेपरेशन। परफेक्ट 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 परफेक्ट। चलो, इंस्टीट्यूशन मतलब क्या है कि एक संस्था बनाना। जैसे माइनिंग अपने आप में एक इंस्टीट्यूशन हो गया ना, कि कैसे रिसोर्सेज को माइन करते हैं। क्लियर है? बताओ। फीजेबल का मतलब होता है कि मतलब
कितना यूजफुल है, इकोनॉमिकली कितना फीजेबल है वो, कि ऐसा ना हो कि आपने 1 करोड़ रुपए लगाया 10,000 रुपए का सोना निकाल के ला रहे हो, तो इकोनॉमिकली फीजेबल नहीं है। ठीक है, क्लियर। चलो यहां हो गया। तो ये हमने देख लिया। अब जैसे आप देखोगे ना तो रिसोर्सेज के क्लासिफिकेशन यहाँ बताए गए कि रिसोर्सेज कुछ नेचुरल होते हैं, कुछ ह्यूमन होते हैं, नेचुरल में रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल। तो ये सारा पार्ट जो इस पे कोई डिटेल में क्वेश्चन नहीं आता है। अगर कुछ क्वेश्चन यहाँ से बनता है तो यहाँ से एक क्वेश्चन जो बनता है वो कौन सा बनता है, यहाँ से एक क्वेश्चन जो बनता है तो वो ये, इस पे 1 मार्क्स की डेफिनेशन, ठीक है, 1 मार्क्स डेफिनेशन वाला पार्ट, ठीक है, एक नंबर का डेफिनेशन वाला पार्ट जो है वो बनता है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय रिसोर्स। तो एवरीथिंग अवेलेबल इन आवर एनवायरनमेंट व्हिच सैटिस्फाई आवर नीड्स प्रोवाइडेड इट इज टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल, इकोनॉमिकली फीजिबल एंड कल्चरली एक्सेप्टेबल इज नोन एज रिसोर्स। सिंपल, ठीक, यहां तक क्लियर है? बताओ बच्चों, यहां तक क्लियर? कोई डाउट हो तो पूछो, अब क्वेश्चन दो। जैसे क्या है ना, पहले इस तरह के क्वेश्चन आते थे और अभी भी आएंगे। 2024 का ये क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन को देखोगे तो आपको समझ में आएगा 2024 में क्वेश्चन आया है क्या, कि मैच द कॉलम 1 विद कॉलम 2 एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। कॉलम 1 में दिया गया आपको रिसोर्सेज, कॉलम 2 में एग्जांपल। बायोलॉजिकल रिसोर्स कौन सा है, मतलब जिसके अंदर जान होती है, ठीक है, जान किसके अंदर होती है, तो मतलब जो जिंदा है वो बताना है। रिन्यूएबल मतलब जो अपने आप को रिन्यू कर लेता है, नॉन रिन्यूएबल जो अपने आप को रिन्यू नहीं कर पाता है, ठीक है। 3 रिसोर्सेज मैंने आपको बता दिए हैं, मतलब 3 कैटेगरी। अब इसमें जैसे अगर आप देखोगे तो अच्छा उसको साथ में सॉल्व करते हैं, पोल नहीं दे रहा मैं, ठीक है, पोल में कुछ इशू चल रहा है आज। तो बायोलॉजिकल रिसोर्स क्या होता है, बायोलॉजिकल रिसोर्स होता है आपका वाइल्ड लाइफ। रिन्यूएबल रिसोर्स आपका क्या होता है, जो अपने आप को रिन्यू करता है, तो वो है सोलर एनर्जी। नॉन रिन्यूएबल जैसे कोल हो गया। तो उस हिसाब से 1 का 2, 2 का 3, 1 का 2, 2 का 3 और 3 का 1, सी इज द राइट आंसर, सी इज द राइट आंसर। समझे, सी लगाया, वेरी गुड। ऐसे क्वेश्चन आते हैं। अब ये 2000 सैंपल क्वेश्चन पेपर सेशन 2024-25 का है। देखो कैसे नॉट नेसेसरली हर चीज डायरेक्ट हो। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ थिंग्स अवेलेबल इन एनवायरनमेंट इन्वॉल्व्स एन इंटरैक्टिव रिलेशनशिप बिटवीन। अब ऐसी लाइन नहीं लिखी है कहीं, लेकिन आपने पढ़ा है अभी किस किस चीज के बीच में इंटरेक्शन होना चाहिए। नेचर टेक्नोलॉजी, नेचर टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूशन, नेचर टेक्नोलॉजी मतलब नेचर इंस्टीट्यूशन, इन्वायरमेंट एंड ह्यूमन बींग्स। बताओ तो किन किन चीजों के इंटरेक्शन से, इंटरैक्टिव रिलेशनशिप से चीजों का ट्रांसफॉर्मेशन होता है, रिसोर्स बनते हैं। तो यहां आपको पता चल रहा है नेचर टेक्नोलॉजी एंड इंस्टीट्यूशन, नेचर टेक्नोलॉजी एंड इंस्टीट्यूशन, ठीक है, नेचर टेक्नोलॉजी एंड इंस्टीट्यूशन, ये बी इज द राइट आंसर इसका। क्लियर हुआ? ठीक है, एक बार देखते हैं फिर अब, है ना। चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट ये आ गया। अब सुनो मेरी बात, रखे रखो उसको, अगले उसमें लेंगे। तो अब सुनो मेरी बात, यहां से चैप्टर मेन थ्योरी, ठीक है, थ्योरी क्वेश्चंस यहां से आना शुरू होते हैं। यहां से आपके थ्योरी क्वेश्चन आना शुरू होते हैं। अगला टॉपिक है डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेस। थ्योरी क्वेश्चंस का फ्लो समझा रहा हूं। अभी तक अपन ने रिसोर्स को समझा कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय रिसोर्स, रिसोर्स का क्लासिफिकेशन, ये सारा सब कुछ क्लियर है यहां तक। अब देखो क्या है ना, टॉपिक है डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेस। डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेस, प्रकृति में हमारे पास संसाधन है, संसाधन मतलब रिसोर्स, लेकिन उस रिसोर्स का होना पर्याप्त नहीं है, उसका डेवलपमेंट होना भी जरूरी है। मतलब उसको आप डेवलप कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। सोने का जमीन में गड़ा होना पर्याप्त नहीं है। उस सोने को अगर आप निकालोगे, इस्तेमाल करोगे, बाजार में बेचोगे, तब वो काम का होगा। समझे? तो मियर अवेलेबिलिटी इज नॉट सफिशिएंट, सिर्फ होना पर्याप्त नहीं है, उसका इस्तेमाल होना जरूरी है। बात समझ में आई मेरी? तो वही डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्स के बारे में बताया है।
अब डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्स में आपको यह बताना होगा कि कैसे डेवलप करोगे, लेकिन कैसे डेवलप करने से पहले यह समझना है कि क्यों करना जरूरी है। ठीक है, तो यहां से अगर मैं शुरू करूं फ्लो समझना पूरा, तो वाई, ठीक है, वाई डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेस, वाई डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेस इज इंपॉर्टेंट। रिसोर्सेज ऑफ डेवलपमेंट इंपॉर्टेंट क्यों है? वाई डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज इज इंपॉर्टेंट, है ना। तो देखो, ह्यूमन बींग्स के सर्वाइवल के लिए रिसोर्सेज बहुत इंपॉर्टेंट है। रिसोर्सेज आर वाइटल फॉर द सर्वाइवल ऑफ ह्यूमन बींग, ठीक है, एज वेल एज फॉर मेंटेनिंग द क्वालिटी ऑफ लाइफ। आपको क्वालिटी ऑफ लाइफ को अगर मेंटेन करना है, ठीक है, तो उसके लिए रिसोर्सेज का होना बहुत जरूरी है। इट वॉज बिलीव दैट रिसोर्सेज आर फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर, और ये माना गया था कि रिसोर्सेज जो है नेचर के फ्री गिफ्ट है, मतलब हमें नेचर में फ्रीली मिल रहा है रिसोर्स, ठीक है। इट इज बिलीव दैट रिसोर्सेज आर अवेलेबल फॉर फ्री इन नेचर, कि नेचर से आप एक्सट्रैक्ट कर लो। लेकिन हुआ क्या है, जब कोई भी चीज फ्री मिल रही होती ना, जैसे मैंने बोला कि फ्री में चॉकलेट्स बट रही है, मैंने बोला 10 रुपए में मिल रही है, तो आदमी सोचेगा खरीदू ना खरीदू पैसे खत्म होंगे। फ्री में मिल रही है, पूरा हाथ पैर लपेट के सब जगह, पैंट में, बनियान में, शर्ट में, टी शर्ट में, सब जगह भर के ले आओगे चॉकलेट्स। तो वैसे ही जब हमें ये पता चला कि रिसोर्सेज आर वेरी एसेंशियल हमारे सर्वाइवल के लिए, हम बिना रिसोर्सेज से कैसे जिएंगे, और हमें ये भी पता चल गया कि पानी तो नेचर में फ्री है, नदी में कपड़े धो, जानवरों को धो, खुद को धो, सब कुछ आप कर रहे हो। तो आप क्या कर रहे हो, एक तरह से जब कोई चीज फ्री होती है तो आप उसकी वैल्यू खत्म कर देते हो। और वही यहां पे हुआ कि जब हमें पता लगा कि ह्यूमन रिसोर्सेज के लिए, ह्यूमन सर्वाइवल के रिसोर्सेज इंपॉर्टेंट एंड दे आर अवेलेबल एज फ्री गिफ्ट टू द इन द नेचर, तो हमने क्या किया, ह्यूमन बींग्स यूज देम इनडिस्क्रिमिनेटली एंड दिस हैज लेड टू द फॉलोइंग मेजर प्रॉब्लम्स। अब फ्लो समझना है टॉपिक का। मैं ये पूछ रहा हूं डेवलपमेंट जरूरी है रिसोर्सेज का, लेकिन क्यों जरूरी है? तो क्यों जरूरी इसलिए क्योंकि क्या है ना, कि हमने जब उसको इनडिस्क्रिमिनेट तरीके से यूज किया, पूरा टॉपिक एक बार में समझना है, अच्छे से ध्यान रखना, ठीक है। हमने जब इनडिस्क्रिमिनेटली यूज किया, अब इनडिस्क्रिमिनेट यूज ऑफ रिसोर्सेस लेड, ठीक है, इनडिस्क्रिमिनेट यूज ऑफ रिसोर्सेस led to the indiscriminate use of resources led to various problems. इनडिस्क्रिमिनेट यूज ऑफ रिसोर्स जब हुआ तो उससे बहुत सारी प्रॉब्लम्स हुई, और यहीं पे एक क्वेश्चन बनता है। क्या क्वेश्चन बनता है कि क्या प्रॉब्लम हुई, एक्सप्लेन करो। ये एक क्वेश्चन बन के आता है कि एक्सप्लेन करो कि इनडिस्क्रिमिनेट यूज ऑफ रिसोर्सेज से क्या प्रॉब्लम्स हुई। समझ आया कि डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्स क्यों जरूरी है? क्योंकि अगर हम डेवलप नहीं करेंगे रिसोर्सेज को तो आदमी फ्री समझ के यूज करता जाएगा, और यूज करने से इनडिस्क्रिमिनेट मतलब अंधाधुंध बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के, नदी तुझे खराब कर दूं, पहाड़ तुझे खराब कर दूं, आपने पढ़ पढ़ के सबको खराब करा। और जब आपने रिसोर्सेज को खराब किया तो रिसोर्सेज को खराब करने से कुछ प्रॉब्लम्स हुई, और वो प्रॉब्लम्स क्या है, तो वो प्रॉब्लम्स ये, और यही एक आपका 3 नंबर में, 2 नंबर में, 5 नंबर में क्वेश्चन आता है कि व्हाट आर दी प्रॉब्लम्स, ठीक है, व्हाट आर दी प्रॉब्लम्स व्हिच ह्यूमन बीइंग्स आर फेसिंग टुडे ड्यू टू द इनडिस्क्रिमिनेट यूज ऑफ रिसोर्सेज, व्हाई डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। सवाल बहरूपिया होता है, ये मैंने आपको रूल बुक में लिखवाया था ना, तो वो सवाल बहरूपिया होता है, उस चीज को ध्यान रखना है। सवाल बहरूपिया होता है, और उस बहरूपिया सवाल से हमें यह सीखने को मिला कि अगर हम रिसोर्सेज का प्रॉपर डेवलपमेंट चाहते हैं तो हमें ध्यान रखना होगा, क्योंकि अगर नहीं करेंगे तो इंसान अपने हिसाब से यूज करेगा, और उसके चलते ये प्रॉब्लम्स होगी। पहली प्रॉब्लम क्या है, ठीक है, इनडिस्क्रिमिनेट यूज ऑफ रिसोर्स लेड टू द प्रॉब्लम। तो पहली प्रॉब्लम यह है कि डिप्लीशन ऑफ रिसोर्स फॉर सेटिस्फाइंग द ग्रीड ऑफ फ्यू इंडिविजुअल्स। कुछ चुनिंदा इंडिविजुअल्स की नीड को सेटिस्फाई करने के चक्कर में रिसोर्सेज का डिप्लीशन होता है ना। आगे की स्टेटमेंट पढ़ोगे आप, गांधी जी क्या कहते हैं कि देयर इज सफिशिएंट फॉर आवर नीड्स बट नॉट टू सेटिस्फाई आवर ग्रीड्स। लालच का कोई अंत नहीं है, जैसे बोलते हैं ना, लालच बुरी बला है। क्यों लालच बुरी बला है पता है? क्योंकि जरूरतें आदमी की पूरी हो जाएगी कि आपको खाना खाना है, खा लिया, लेकिन आपके लालच है तो आप खाए जाओ, आप कभी पेट ही नहीं भरेगा, आप तो भूखे ही रह जाओगे हमेशा। तो ये चीज आपको समझना है कि डिप्लीशन ऑफ रिसोर्सेज फॉर सेटिस्फाइंग द ग्रीड ऑफ फ्यू इंडिविजुअल्स इज अ प्रॉब्लम इन इटसेल्फ, कि आप अगर
अंधाधुंध तरीके से रिसोर्सेज का इस्तेमाल करोगे, और वो कब करोगे? जब आपको आपकी लालच पूरी करना है, और लालच कभी पूरी होगी नहीं तो जो रिसोर्सेज है वो खत्म हो ही जाएंगे। ठीक है, तो पहली प्रॉब्लम जो आ रही है जिस कारण से डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्स जरूरी है वो क्या है? ड्यू टू द डिप्लीशन ऑफ रिसोर्स फॉर सेटिस्फाइंग द नीड्स ऑफ फ्यू इंडिविजुअल्स। कुछ ही लोग हैं जिनकी ग्रीड को सेटिस्फाई करना है, और उस चक्कर में क्या होता है? रिसोर्सेज खत्म होते चले जाते हैं। ठीक है, दूसरा प्रॉब्लम है, अब जब मान लो कि कुछ लोगों के पास में रिसोर्सेज की एक्सेस है, तो जिनके पास है वो तो संपन्न हो गए, उनके पास तो पैसा आ गया। ठीक है, जिनके पास नहीं है वो संपन्न नहीं हुआ, उनके पास पैसा खत्म हो जाएगा। तो दूसरा क्या है कि एक्यूमुलेशन ऑफ रिसोर्सेज इन फ्यू हैंड्स which in turn divide the society into two segments which is haves and have nots, rich and poor people। ठीक है, तो सोसाइटी क्या है? हैव्स और हैव नॉट्स में, रिच और पुअर पीपल में डिवाइड हो जाती है। जब अगर आप रिसोर्सेज का सही इस्तेमाल नहीं करोगे तो रिसोर्सेज कुछ ही लोगों के हाथ में एक्यूमुलेटेड रहेंगे, और कुछ ही लोगों के हाथ में एक्यूमुलेटेड रहने से क्या होगा? सोसाइटी हैव्स और हैव नॉट्स में, ठीक है, पुअर्स और रिच में डिवाइड हो जाएगी। समझ में आ रहा है? सबसे पहला रिसोर्सेज का डेवलपमेंट इसलिए जरूरी है, नहीं तो क्या होगा कि कुछ ही लालची लोगों की जरूरतें पूरी करने के चक्कर में, जरूरतें भी नहीं, लालच पूरी करने के चक्कर में वो खत्म हो जाएंगे। दूसरी चीज, अगर आप रिसोर्सेज को प्रॉपर डेवलप नहीं करोगे तो जिनके पास पावर है उन्होंने तो रिसोर्स अपने पास एक्यूमुलेट कर लिए, मतलब इकट्ठा कर लिए, जिनके पास नहीं है पावर वो नहीं कर पाए, तो सोसाइटी हैव्स और हैव नॉट्स में डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, रिच और पुअर में डिवाइड हो जाएगी। और तीसरा कि जब रिसोर्सेज का इनडिस्क्रिमिनेट एक्सप्लॉयटेशन होगा ना, कि मतलब ले पहाड़ आजा तुझे खत्म कर दूं, ले नदी तुझे पॉल्यूट कर दूं, ले हवा तेरे अंदर में क्या कर दूं? धुआं ही धुआं कर दूं। तो जब आप इनडिस्क्रिमिनेट यूज करते हो रिसोर्सेज का, इनडिस्क्रिमिनेट एक्सप्लॉयटेशन करते हो रिसोर्सेज का, तो उसके चलते क्या होता है ना, ऐसा नहीं कि वो हवा सिर्फ इंडिया की खराब होगी या फिर हवा सिर्फ अमेरिका की खराब होगी। जब आप अंधाधुंध तरीके से रिसोर्सेज को खत्म करोगे तो उसके चलते ये होगा, आपको ग्लोबल इकोलॉजिकल क्राइसिस फेस करना पड़ेंगे। जैसे ऐसा होता है ना कि सर वेस्टर्न कंट्रीज जो है ना वो ज्यादा क्लोरोफ्लोरोकार्बन रिलीज करती है, और उन क्लोरोफ्लोरोकार्बन के चक्कर में ओजोन लेयर जो है तो वो डिप्लीट हो रही है, और इसी कारण से क्या है ना कि दिक्कत हो रही है। लेकिन वो ओजोन लेयर डिप्लीट होगी तो हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज सिर्फ वेस्टर्न कंट्रीज को अफेक्ट नहीं करती है, वो हर कंट्री को अफेक्ट करती है ना। अगर एयर पोल्यूशन होगा तो वो हवा जो आज मैं ले रहा हूं, ये हवा उड़ के यहां से कहीं और भी तो जाएगी ना, पॉल्यूटेड हवा, तो वो वहां भी तो प्रॉब्लम क्रिएट करेगी ना। तो समझ लो मेरी बात को, यहां पे क्या हो रहा है? यहां पे इनडिस्क्रिमिनेट एक्सप्लॉयटेशन जो हो रहा है रिसोर्सेज का, इससे सिर्फ एक कंट्री प्रभावित नहीं होगी, ग्लोबल इकोलॉजिकल क्राइसिस देखने को मिलेंगे आपको, मतलब वर्ल्ड लेवल पे प्रॉब्लम्स आएंगी। जैसे जैसे ग्लोबल वार्मिंग होगी, ओजोन लेयर डिप्लीशन होगा, एनवायरमेंटल पोल्यूशन होगा, लैंड डिग्रेडेशन होगा, पर इसका प्रभाव सब पे पड़ना है। हेंस कंक्लूड करें, अब देखो फ्लो समझना कि क्या है। सबसे पहली चीज कि वाई डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्स इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर रिसोर्सेज का डेवलपमेंट नहीं होगा तो इनडिस्क्रिमिनेट यूज होगा और उससे प्रॉब्लम्स होगी। ठीक है, तो व्हाट आर दी वेरियस प्रॉब्लम्स? तो वेरियस प्रॉब्लम्स में प्रॉब्लम नंबर 1, ठीक है, प्रॉब्लम नंबर 1, प्रॉब्लम नंबर 2, प्रॉब्लम नंबर 3। देयरफॉर, ठीक है, देयरफॉर इसीलिए क्या, इसीलिए देयरफॉर डेवलपमेंट इज डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज, therefore development of resources is important। ठीक है, इसीलिए डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्स इंपॉर्टेंट है। तो अभी तक अपन ने वाई पढ़ा है कि वाई डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्स इज इंपॉर्टेंट, क्लियर हुआ? अभी तक अपन ने वाई पढ़ा है। यहां हमने क्या करा है? यहां हमने वाई पढ़ा है कि वाई डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्स इज इंपॉर्टेंट, क्यों रिसोर्सेज का डेवलपमेंट इंपॉर्टेंट है, वाई डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्स इज इंपॉर्टेंट। अभी तक हमने ये पढ़ा है। अब पॉइंट ये है कि ये तो हमें समझ में आ गया कि क्यों डेवलपमेंट है, क्योंकि इनडिस्क्रिमिनेट यूज ऑफ रिसोर्सेज अगर होगा तो उसके चलते डिप्लीशन ऑफ रिसोर्स होगा, सोसाइटी हैव्स और हैव नॉट्स में डिवाइड हो जाएगी, ग्लोबल इकोलॉजिकल क्राइसिस आपको देखने को मिलेंगे। अब दूसरी चीज ये करें कैसे, तो डेवलपमेंट, तो हाउ टू डू, है ना। डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्स इंपॉर्टेंट है, तो आप क्वेश्चन यहां पे बनाए कि हाउ, अब ये क्वेश्चन यहां बनेगा हाउ टू डू दिस, कैसे करें, तो डेवलपमेंट फिर कैसे करें, है ना, रिसोर्सेज का डेवलपमेंट कैसे होना चाहिए। पॉइंट समझ में आया, क्लियर हुआ यहां तक? वाई समझ में आया कि वाई डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्स इज इंपॉर्टेंट। इकोनॉमिकली एक्सेसिबल का मतलब बाबू मैं 15 बार बता चुका हूं कि आप इकोनॉमिकली एक्सेसिबल नहीं, इकोनॉमिकली फीजेबल है, चाटा मारूंगा दो शब्द को अलग अलग मिला दिए, क्लियर हुआ?
क्लियर है? आईटी के लेक्चर व्हेन, आईटी के लेक्चर सून। डब्ल्यूपीपी सॉल्व कर लेना। बताओ जल्दी बताओ। क्लियर है? भैया हमारी स्कूल में मैडम ने डेवलपमेंट चैप्टर हमारे बाद शुरू किया था, पर उन्होंने डेवलपमेंट और रिसोर्सेज डेवलपमेंट दोनों खत्म कर दिया। रॉकेट बना दिया तुम्हारी मैडम ने स्कूल में चैप्टर को। हाँ ठीक है, रोज पढ़ेंगे, थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे, धीरे धीरे पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे। इकोनॉमिकली फीजिबल का मतलब एक बार फिर समझा रहा हूं बाबू। आप एक मशीन लेके गए, आपने रिसोर्सेज जैसे सोना था, सोना खोदना शुरू किया, आपने मशीन पेट्रोल वगैरह पूरा पैसा खर्च करके 50 लाख रुपए लगाए सोना निकालने के लिए, लेकिन आपको पता लग रहा है कि अंदर से मात्र 10,000 रुपए का सोना निकल रहा है। तो आप क्या बोलोगे कि यार इकोनॉमिकली नुकसान हो गया, घाटा हो गया। 50 लाख रुपए मतलब वही है कि 25 लाख रुपए का तो इन्वेस्टमेंट था और 26 लाख रुपए का नुकसान हो गया। ठीक है, तो वही वाली चीज है यहाँ पे कि 50 लाख रुपए आपने खर्च करे रिसोर्स निकालने के लिए और निकला 10,000 रुपए का रिसोर्स, तो दैट इज नॉट इकोनॉमिकली फीजिबल। समझे? इकोनॉमिकली फीजिबल होने का मतलब ये है कि आर्थिक रूप से वो आपको फायदा पहुंचाना चाहिए, वो इकोनॉमिकली फीजिबल होता है। ठीक, समझ गए? क्लियर है? अंश मजा आ रहा है? समझ में आ रहा है? डब्ल्यूपीपी डाउनलोड नहीं हो रहा है, एक बार मैं चेक करवा लेता हूं। बाकी डब्ल्यूपीपी दे दिया है, डब्ल्यूपीपी दे दिया, उसको सॉल्व करना। अब आगे बढ़ते हैं, आगे समझना बाबू। तो हमने ये तो जान लिया, क्या जान लिया हमने जान लिया कि व्हाई डू वी नीड डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्स। अब हाउ टू डू दिस, करोगे कैसे? तो यहां पे वही बताया कि रिसोर्सेज का डेवलपमेंट होगा कैसे कि एन इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्स हैज बिकम एसेंशियल फॉर सस्टेन्ड क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड ग्लोबल पीस। मतलब अगर आपको वैश्विक स्तर पर शांति चाहिए कि लोग एक दूसरे को मारे काटे ना, ड्रैकुला बन गए कि मुझे ज्यादा पानी चाहिए। देखो मैं एक चीज बताता हूं तुम्हें, कोर नेचर जो है ना ह्यूमन बींग्स का, वो हमेशा से ही ब्रूटल, नेस्टी और सेल्फिश रहा है। पॉलिटिकल थ्योरी की फिलॉसफी है जो ये कहती है कि इंसान जो है, इंसान बहुत बदमाश होता है, सबसे खराब इंसान होता है। क्यों? क्योंकि इंसान की जब नीड्स पूरी नहीं होती ना, तो इंसान क्या करता है, मॉरलिटी भूल जाता है। आपने देखा होगा एक कैंपेन चला था सदगुरु का, जिसमें क्या बोल सकते हैं, सेव वाटर का कैंपेन जो उन्होंने चलाया था। तो सेव वाटर वाले कैंपेन में आपको ध्यान हो तो उन्होंने एक बहुत अच्छी लाइन बोली थी कि पानी एक ऐसी चीज है जब जो खत्म हो जाएगी ना तो इंसान अपनी नैतिकता भूल जाएगा। एक मिनट के लिए इमेजिन करो, क्या एक मिनट के लिए इमेजिन करो कि पानी खत्म हो जाए, ठीक है, तो आपके पड़ोसी जिनके साथ आपके बहुत अच्छे संबंध है ना, उनसे भी आपका झगड़ा हो जाएगा पानी को लेकर। क्यों? क्योंकि वो बेसिक नीड है, वो पूरी नहीं होगी तो लोग एक दूसरे को मारने काटने पे उतर आएंगे, सारी मॉरलिटी भूल जाएंगे। ठीक है, इंसान से हैवान कब बन जाएंगे पता नहीं लगेगा। तो अगर आपको ये चाहिए कि लोग पीसफुली रहे, तो जैसे देखो सोशल साइंस, वो लोग जो लोग सोशल साइंस किताब में पढ़ते हैं वो गधे होते हैं। क्या मतलब सर हम सब गधे हैं, आप किताब से पढ़ा रहे हो हम किताब पढ़, नहीं। पॉइंट ये कि किताब में जो पढ़ रहे हो ना उसको आपको क्या करना होता है, जो किताब में आप पढ़ रहे हो उसको आपको रिलेट करना होता है अपने आजू बाजू। जैसे यहाँ पे आप क्या पढ़ रहे हैं ना कि रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन इक्विटेबल होना चाहिए, सबके पास होना चाहिए, ऐसा नहीं कि कोई वंचित है और कोई माला मारा आदमी बन गया। आपने देखा अभी नोएडा में वर्कर्स ने क्या करा, हमला करना शुरू कर दिया था, आपको ध्यान हो, वेजेस इंक्रीज करने के लिए, या फिर जो पॉश एरियाज है वहां पे वर्कर्स ने हथियार उठा लिए थे, वर्कर्स ने हमला कर दिया था। ये क्या था पता है? ये एक तरह का सोशल रेज है, ये एक रेज बैट है। क्यों? क्योंकि आदमी जो वंचित है, जिसके पास रिसोर्सेज नहीं, उसे लग रहा है यार कि मेरे पास रिसोर्सेज नहीं है, मेरी सैलरी क्या बोलते सकते मिनिमम वेजेस से भी कम है, तो और लेबर की तरह उनसे काम करवाया जा रहा है। तो उन लोगों ने क्या कर लिया, कोई मोटिवेशन नहीं, कोई अप्रिसिएशन नहीं, तो उन लोगों ने हथियार उठा ले, बोलते कि क्या बोलते हैं, मालिक को मारो। समझ में आया? तो केस क्या होता है यहाँ पे, वही है कि आपको ये समझना होगा कि रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वही चीज यहाँ पे बताई कि अगर रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर नहीं होगा, डेवलपमेंट प्रॉपर नहीं होगा, तो प्रॉब्लम्स होगी। क्या प्रॉब्लम्स होगी वो देख लिया। अब कैसे रिसोर्स डेवलपमेंट करोगे आप, तो इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज बिकम एसेंशियल। तो इसीलिए आपको ऐसा कुछ इंश्योर करना होगा कि रिसोर्सेज सबके पास पहुंचे, तभी हम क्या कर पाएंगे,
हम एक सस्टेन्ड क्वालिटी ऑफ लाइफ अचीव कर पाएंगे, ग्लोबल पीस अचीव कर पाएंगे, मतलब एक ऐसा जीवन जो चलता रहे, ऐसा जीवन जहां शांति बनी रहे। ठीक है, इफ द प्रेजेंट ट्रेंड ऑफ रिसोर्स डिप्लीशन बाय अ फ्यू इंडिविजुअल्स एंड कंट्रीज कंटिन्यूज, द फ्यूचर ऑफ आवर प्लैनेट इज इन डेंजर। लेकिन आज की जैसी स्थिति है कि कुछ देश पूरे पूरे रिसोर्स इस्तेमाल कर रहे हैं, प्रकृति का क्या बोल सकते हैं ना, वो कर रहे हैं, शोषण कर रहे हैं, रिसोर्सेस का दोहन कर रहे हैं, तो प्रेजेंट रेट ऑफ डेवलपमेंट जो है, प्रेजेंट रेट ऑफ कंजम्पशन जो है रिसोर्सेज का, वो बड़ा चिंताजनक है। उसमें चिंता होती है हमें, क्या ऐसा चलेगा तो फिर तो दुनिया में रिसोर्स खत्म हो जाएंगे। और इसी चीज को अचीव करने के लिए, प्रॉपर डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्स को अचीव करने के लिए, देयरफॉर रिसोर्स प्लानिंग इज एसेंशियल। ठीक है, तो हाउ टू डू दिस, आप रिसोर्स का डेवलपमेंट कैसे करोगे? बाय प्रॉपरली प्लानिंग देम। हाउ टू डू दिस? ठीक है, हाउ टू डू दिस? थ्रू रिसोर्स प्लानिंग। रिसोर्स प्लानिंग के थ्रू हम क्या कर पाएंगे? ये अचीव कर पाएंगे। तो हाउ टू डू दिस? थ्रू रिसोर्स प्लानिंग। देयरफॉर रिसोर्स प्लानिंग इज एसेंशियल फॉर सस्टेनेबल एग्जिस्टेंस ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ। सस्टेनेबल एग्जिस्टेंस इज अ कंपोनेंट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब ये सस्टेनेबल क्या चल रहा है? ठीक है, रिसोर्स प्लानिंग की जरूरत होगी, तभी हम रिसोर्सेज को डेवलप कर पाएंगे, और वो थ्रू रिसोर्स प्लानिंग वी नीड टू अचीव, थ्रू रिसोर्स प्लानिंग वी नीड टू अचीव सस्टेनेबल डेवलपमेंट। मैं सारा लिख दे रहा हूं ताकि आसान रहे आपके लिए। सस्टेनेबल ठीक है, अब समझना क्या है। तो हाउ टू डू दिस? रिसोर्सेस का डेवलपमेंट जरूरी है। वाई रिसोर्स डेवलपमेंट इज इंपॉर्टेंट? क्योंकि नहीं तो ग्लोबल इकोलॉजिकल क्राइसिस है, डिप्लीशन ऑफ रिसोर्स है, प्रॉब्लम है। अब आप कैसे अचीव करोगे ये? ठीक है, रिसोर्सेज का डेवलपमेंट इंपॉर्टेंट है, तो आप कैसे अचीव करोगे? आप अचीव करोगे थ्रू प्रॉपर रिसोर्स प्लानिंग। ठीक है, एक प्रॉपर रिसोर्स प्लानिंग के थ्रू ही अचीव कर पाओगे आप, थ्रू प्रॉपर रिसोर्स प्लानिंग। और वो प्रॉपर रिसोर्स प्लानिंग कैसे अचीव होगी आपकी? तो रिसोर्स प्लानिंग कैन बी अचीव विद द हेल्प ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट वर्ड क्या है? फ्लो समझ में आया? एक बार फिर से देखो क्या है कि रिसोर्सेस का डेवलपमेंट जरूरी क्यों है? रिसोर्सेस का डेवलपमेंट जरूरी क्यों है? क्योंकि रिसोर्सेस का इंडिस्क्रिमिनेट यूज होगा तो उससे प्रॉब्लम्स होगी। प्रॉब्लम्स जैसे डिप्लीशन ऑफ रिसोर्सेस, एक्यूमुलेशन ऑफ रिसोर्सेज इन द हैंड्स ऑफ फ्यू, ठीक है, इनडिस्क्रिमिनेट एक्सप्लॉयटेशन से ग्लोबल इकोलॉजिकल क्राइसिस आएंगे। ठीक है, डर लग गया, अरे बाप रे कि रिसोर्सेज का डेवलपमेंट तो जरूरी है, तो कैसे करोगे? तो हम एक प्रॉपर प्लानिंग करके डेवलपमेंट कर सकते हैं। और वो प्रॉपर प्लानिंग कैसे होगी? थ्रू सस्टेनेबल डेवलपमेंट। समझ गए? अब वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है? तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है अब ये समझना है अपने को। तो थ्रू प्रॉपर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज अ टाइप ऑफ डेवलपमेंट जिसमें आप अपनी आज की जरूरतें पूरी कर रहे हो। कैसे आज की जरूरतें पूरी हो रही है? कि आपको आज मान लो 2 गिलास पानी चाहिए, तो अब 2 गिलास पानी आपके पास है अवेलेबल, पानी पी लो इसी बात पे सब। ठीक है, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है? कि डेवलपमेंट इन अ वे जहां आपकी प्रेजेंट नीड्स जो है वो पूरी हो रही है। प्रेजेंट नीड्स क्या है? कि 1 गिलास पानी मुझे चाहिए, तो ये मैंने 1 गिलास पानी ले लिया, चीयर्स। ठीक है, लेकिन ये बचा हुआ पानी मैं फेंकू ना, क्यों? क्योंकि ये बचे हुए पानी से शायद जतिन की प्यास बुझेगी। समझ में आया? तो सिंपल है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट मतलब आपकी प्रेजेंट नीड्स फुलफिल होना चाहिए विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द नीड्स ऑफ फ्यूचर जनरेशन। मतलब बाद के लोगों की नीड्स कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। मतलब आप अपनी जरूरतें पूरी करो और बचा के रखो आगे आने वाली जनरेशंस के लिए। समझ में आया? ये होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। और जब आप ऐसे डेवलपमेंट करोगे कि पानी 1 बॉटल था तो मैंने 1 गिलास भरा, 2 गिलास फेंका, हैप्पी होली, ये क्या हो गया? ये ऐसा डेवलपमेंट है विच इज नॉट सस्टेनेबल। अगर इसी तरह से चलते चलोगे तो ये पूरा पानी खत्म हो जाएगा, फिर प्यासे मर जाओगे। ठीक है, गर्मियों में पानी के एग्जांपल से समझा दिया। आई होप आपको सटीक तरह से समझ में आया होगा। एक बार और इसको अपन उठाएंगे फिर से। व्हाट डू यू मीन बाय सस्टेनेबल डेवलपमेंट? तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट मतलब सिंपल कि डेवलपमेंट इन अ फॉर्म, मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंपॉर्टेंट है आज के समय में। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट है क्या? तो ये रही सस्टेनेबल डेवलपमेंट की डेफिनेशन। ठीक है, ये रही आपकी सस्टेनेबल डेवलपमेंट की डेफिनेशन कि डेवलपमेंट शुड टेक प्लेस विदाउट डैमेजिंग द इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट इन द प्रेजेंट। ठीक है, मतलब ऐसा विकास होना चाहिए कि प्रकृति को खत्म ना करे, कि डेवलपमेंट शुड टेक प्लेस इन अ वे दैट इट इज नॉट डैमेजिंग द इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट इन प्रेजेंट शुड नॉट कॉम्प्रोमाइज विद द नीड्स ऑफ द फ्यूचर जनरेशन।
मतलब आज जो विकास हो रहा है, आज जो डेवलपमेंट हो रहा है, वो फ्यूचर जनरेशन की नीड्स को खत्म ना करे, फ्यूचर जनरेशन की नीड्स को बर्बाद ना करे। ठीक है, मतलब आपकी आज की जरूरतें पूरी होना चाहिए, इन्वायरमेंट को नुकसान नहीं होना चाहिए। ठीक है, बट इट शुड नॉट कॉम्प्रोमाइज विद द फ्यूचर जनरेशन। जैसे मुझे घूमने के लिए पेट्रोल चाहिए, तो मैं आज की जरूरतें पूरी करूं, पेट्रोल लूं, लेकिन ऐसा नहीं कि अननेसेसरी पेट्रोल जला रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो खत्म हो जाएगा तो फिर आगे आने वाली पीढ़ियों को क्या मिलेगा? समझ गए? दिस इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सिंपल। अ डेवलपमेंट विच शुड सस्टेन इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ऐसा डेवलपमेंट जो चलता रहे, मतलब सतत विकास कहा जाता है। सतत का मतलब समझते हो? विच इज कंटिन्यूस। तो डेवलपमेंट इस तरह से हो जो कंटिन्यूस रहे, उसी को सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहा जाता है। क्लियर है? क्रिस्टल क्लियर है? बताओ। अपने हिस्से का ही पी रहा हूं, तुम्हारे हिस्से का बचा रखा है। ठीक है, कि फ्यूचर जनरेशन शुड नॉट कॉम्प्रोमाइज, उनकी नीड्स भी फुलफिल होना चाहिए। बताओ जल्दी, क्यों जरूरी है डेवलपमेंट? आ गया समझ में? कैसे करेंगे? तो प्रॉपर रिसोर्स प्लानिंग के थ्रू करेंगे, थ्रू सस्टेनेबल डेवलपमेंट। एंड व्हाट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट? तो दिस इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है, हाउ यू विल, हाउ टू डू दिस, हाउ समझ में आ गया, वाई समझ में आ गया, हाउ समझ में आ गया। ठीक है, अब अगला सवाल ये आता है कि जब हमें पता चल गया कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंपॉर्टेंट है, तो अगला सवाल ये आता है कि व्हाट, हाउ देख लिया, वाई देख लिया, अब हम देख रहे हैं व्हाट हैज बीन डन टू अचीव, व्हाट हैज बीन डन टू अचीव सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल, अरे रे 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 रे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अचीव करने के लिए क्या, ठीक है, व्हाट हैज बीन डन टू अचीव सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अचीव करने के लिए क्या किया गया, व्हाट हैज बीन डन टू अचीव सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अचीव करने के लिए क्या किया गया, बताओ जल्दी बताओ। सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अचीव करने के लिए क्या किया गया? हमें यह तो समझ में आ गया कि हमें डेवलपमेंट कैसे करना है रिसोर्सेज का, थ्रू सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो क्या किया गया जिससे आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट अचीव करोगे? जैसे मैं तुमसे बोल रहा हूं कि तुम्हें क्लास में टॉप करना है, यही तरीका है अपना नाम बनाने का, लेकिन क्लास में टॉप करने के लिए क्या करोगे अब, है ना? तो क्लास में टॉप करने के लिए किया क्या गया, मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट से रिसोर्सेज का डेवलपमेंट होगा, लेकिन कैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट अचीव करोगे? तो उसके लिए फिर प्रयास किए गए। ठीक है, एफर्ट्स मैटर्स। ठीक है, तो एफर्ट मैटर्स, तो अब वही प्रयास यहां पे बताया गया कि क्या हुआ। रियो डी जेनेरियो अर्थ समिट की मीटिंग होती है 1992 में। ठीक है, 1992 में एक मीटिंग होती है, कहां पे? रियो डी जेनेरियो, ब्राजील में। अब जुलाई 1992 में, ठीक है, 100 से ज्यादा हेड ऑफ द स्टेट्स, अलग अलग जगह के जो लीडर्स थे, कहीं के प्रेसिडेंट, कहीं के प्राइम मिनिस्टर, कहीं के काउंसलर, ठीक है, कहीं के क्या बोल सकते हैं, जैसे जर्मनी में क्या होता है, जर्मनी में चांसलर बोलते हैं, हाँ, जर्मनी चांसलर। तो सारे लोग आए, कहीं के प्राइम मिनिस्टर, कहीं के कोई, और इनने मीटिंग करी। अब मीटिंग में क्या चाय पानी नाश्ता समोसा पोहा? नहीं, ये मीटिंग जो हुई, तो इस मीटिंग को नाम दिया गया अर्थ समिट। ठीक है, फॉर द फर्स्ट टाइम इंटरनेशनल अर्थ समिट होता है, जहां पे अर्थ के प्रोटेक्शन, रिसोर्सेज के प्रोटेक्शन, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के अचीवमेंट के लिए बात की जाती है। ठीक है, द समिट वाज कन्वेड फॉर एड्रेसिंग अर्जेंट प्रॉब्लम्स ऑफ एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एंड सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट। मतलब कैसे प्रकृति को बचाया जा सकता है, कैसे समाज के स्तर पर, आर्थिक स्तर पर डेवलपमेंट हो सकता है। ठीक है, ग्लोबल लेवल पे क्या किया जा सकता है। सब अपने अपने देश में तो कर रहे हैं, लेकिन हमें प्रकृति के बारे में, पूरी के पूरे अर्थ के बारे में सोचना होगा, इसीलिए उसको अर्थ समिट का नाम दिया गया। अब होता क्या है ना, The assembled leaders signed a declaration on global climate change and biological diversity। तो जितने भी लीडर्स इकट्ठे हुए थे, उन्होंने एक एग्रीमेंट साइन किया, एक डिक्लेरेशन साइन किया, किस चीज पे? ग्लोबल क्लाइमेट चेंज एंड बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी की। ग्लोबली जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है हमें उससे बचाना है, जो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी उसे बचाना है। ठीक है, द रियो कन्वेंशन, मतलब रियो डी जेनेरियो में मीटिंग हुई, तो वहां से जो आउटकम निकला, कन्वेंशन मतलब वो एग्रीमेंट, तो द रियो कन्वेंशन एंडोर्स द ग्लोबल फॉरेस्ट प्रिंसिपल्स एंड अडॉप्टेड एजेंडा 21। तो इस रियो कन्वेंशन में, मतलब इस रियो डी जेनेरियो की मीटिंग से क्या निकल के आया? ग्लोबल फॉरेस्ट प्रिंसिपल्स निकल के आए और एजेंडा 21 निकल के आया। ग्लोबल फॉरेस्ट प्रिंसिपल मतलब कि ग्लोबल लेवल पर फॉरेस्ट के लिए कुछ रूल्स होना चाहिए,
और एजेंडा 21 मतलब कि 21 यानी 21st सेंचुरी की बात की जा रही है, 1992 की बात हो रही है, ठीक है। 1992 और 8 साल बाद फिर शताब्दी चेंज होने वाली थी ना, 21st सेंचुरी में जाने वाले थे आप। तो 21st सेंचुरी के लिए क्या एजेंडा होना चाहिए, तो ये एजेंडा 21 इस मीटिंग का आउटकम था, ठीक है। तो यहां पे ध्यान रखना है, व्हाट हैज बीन डन टू अचीव सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है। क्या करा गया, मीटिंग हुई, कहां हुई मीटिंग, मीटिंग हुई कहां पे, मीटिंग हुई है सस्टेनेबल डेवलपमेंट की मीटिंग हुई, कहां पे हुई मीटिंग, अर्थ समिट, अर्थ समिट मीटिंग होती है, ठीक है। अर्थ समिट होती है कहां पे, ब्राजील में, रियो डी जेनेरियो, ठीक है। मतलब इसको रियो कन्वेंशन भी कहा जाता है, ध्यान रखना। अब इस मीटिंग का आउटकम क्या रहा भाई साहब, मीटिंग, अलवा मीटिंग कीजिए, मीटिंग मीटिंग मीटिंग, क्या निकल के आया मीटिंग से आउटकम, तो मीटिंग का आउटकम क्या निकल के आया, मीटिंग का आउटकम क्या रहा, मीटिंग का आउटकम जो रहा, अर्थ समिट का आउटकम रहा एजेंडा 21। अगेन मीटिंग क्यों हुई थी कि कैसे ग्लोबल लेवल पर हम एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, कैसे ग्लोबल लेवल पर हम क्या कर सकते हैं, सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, कैसे हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट अचीव कर सकते हैं, उसके लिए मीटिंग होती है। और उस मीटिंग का आउटकम, मतलब ऐसे बोलते हैं ना कि अपन ने क्लास करी तो क्लास का आउटकम क्या है कि हमने चैप्टर 1 शुरू कर दिया, ठीक है। तो चैप्टर 1 में क्या था, मतलब मीटिंग हुई तो मीटिंग का आउटकम रहा एजेंडा 21। एजेंडा 21 में क्या था बताओ, ठीक है। व्हाट वाज देयर इन एजेंडा 21, तो एजेंडा 21 में क्या था वो चीज समझना है अपने को। व्हाट वाज देयर इन एजेंडा 21 वो समझना हमें, व्हाट वाज देयर इन एजेंडा 21। तो देखो एजेंडा 21 क्या है, ये पूरा का पूरा एजेंडा 21 यहां पे समझाया गया है, ये एजेंडा 21 यहां समझाया गया है कि उस मीटिंग में एक डिक्लेरेशन साइन किया जाता है वर्ल्ड लीडर्स के द्वारा, ठीक है, एट द यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑफ एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट। मतलब जो मीटिंग हुई थी ना अर्थ समिट, वो यूनाइटेड नेशंस ने करवाई थी, तो इसीलिए यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, UNCED, ऐसा वो मीटिंग थी, विच टुक प्लेस एट रियो डी जेनेरियो, ब्राजील, ठीक है। तो माहौल बना रहे हैं। इस एजेंडा 21 में क्या था, इस एजेंडा 21 का ऑब्जेक्टिव ये था, ये इतना ध्यान रखना मेन यहां से, ठीक है, यहां से मेन है, ये एजेंडा 21 का ये मेन ऑब्जेक्टिव है, क्या, अरे जरा इसको वायर जोड़ दूं इसके, ठीक है, क्या था, तो इट एम्स एट अचीविंग ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट। एजेंडा 21 का ऑब्जेक्टिव ये था कि ग्लोबल लेवल पर हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट अचीव कर पाए, मतलब ग्लोबल लेवल पर हम कुछ ऐसा कर पाए जिससे ग्रोथ सस्टेन रहे, कंटिन्यूस रहे, ठीक है, फ्यूचर जनरेशन की नीड्स कॉम्प्रोमाइज ना हो वो, ठीक है। कैसे करोगे, और ये ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट कैसे अचीव करोगे, तो इट इज एन एजेंडा टू कॉम्बैट इन्वायरमेंटल डैमेज, मतलब हम कैसे ग्लोबली इन्वायरमेंटल डैमेज को कॉम्बैट कर सकते हैं, पॉवर्टी को कैसे हरा सकते हैं, डिसीजेस को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, और इसमें कहीं ना कहीं हमें ग्लोबल कोऑपरेशन ऑन कॉमन इंटरेस्ट, म्यूचुअल नीड्स एंड शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज लगेगा। मतलब कि इस एजेंडा में यह तय किया गया कि अपन इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करेंगे, पॉवर्टी को खत्म करेंगे और डिसीजेस को कॉम्बैट करेंगे, खत्म करेंगे, और मेरे करने से नहीं होगा, तुम्हारे करने से नहीं होगा, सारे ग्लोबली जितने भी लीडर्स आए हैं ना, उन सबको एक साथ क्या करना होगा, कोऑपरेट करना होगा ऑन कॉमन इंटरेस्ट। जो कॉमन इंटरेस्ट, जैसे साफ हवा, पाकिस्तान से जो हवा बह के आएगी वही इंडिया में जाएगी, और इंडिया से जो बह के जाएगी वही चाइना में जाएगी, तो सबको हवा साफ रखना जरूरी है, समझ में आया। तो यह बताया गया है कि कैसे ग्लोबल कोऑपरेशन की मदद से ऑन कॉमन इंटरेस्ट, म्यूचुअल नीड्स एंड शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी वी कैन अचीव सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन द एरियाज वेयर वी कैन कॉम्बैट इन्वायरमेंटल डैमेज, पॉवर्टी एंड डिसीजेस, ठीक है। अब एक मेजर जो ऑब्जेक्टिव था एजेंडा 21 का कि हर लोकल गवर्नमेंट शुड ड्रॉ इट्स ओन लोकल एजेंडा 21, कि इंटरनेशनल लेवल पे मत सोचो, आप ये देखो कि एक गांव में एक जो वहां की लोकल गवर्नमेंट है वो क्या कर सकती है अपने लेवल पे एनवायरमेंटल डैमेज को प्रोटेक्ट करने के लिए, पॉवर्टी से लड़ने के लिए और डिसीजेस से लड़ने के लिए। तो ये एक यूनिक चीज थी एजेंडा 21 की, क्या कि वन मेजर ऑब्जेक्टिव वाज दैट एवरी लोकल गवर्नमेंट शुड ड्रॉ इट्स ओन लोकल एजेंडा 21, कि 21वीं शताब्दी के लिए सब अपने अपने एजेंडास बनाए, ठीक है, और फिर सब अपने अपने स्तर पे काम करें ताकि अपन एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, पॉवर्टी और डिसीजेस को कॉम्बैट कर सके, ठीक है। रिकैप, आ जाओ रिकैप, समझना बहुत अच्छे से, कल की क्लास में फिर इसी से आगे से कनेक्ट होगा, है ना, सही है। ये भर के क्वेश्चन आते हैं इसमें, कैसे भर के क्वेश्चन आते हैं, एजेंडा 21 क्या था, सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है, व्हाई डू वी नीड डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्स, है ना, तो इनडिस्क्रिमिनेट यूज ऑफ रिसोर्स लेड टू
व्हाट प्रॉब्लम्स, तो कैसा भी क्वेश्चन आ जाए आपने सब पढ़ा है। तो डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्स इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनडिस्क्रिमिनेट यूज से प्रॉब्लम्स होती है, प्रॉब्लम सच एज रिसोर्सेज का डिप्लीशन, सोसाइटी का हैव्स और हैव नॉट्स में डिवाइड हो जाना, और इनडिस्क्रिमिनेट एक्सप्लॉयटेशन से आपको देखने को मिलता है कि ग्लोबल लेवल पे आपको इकोलॉजिकल क्राइसिस फेस करना पड़ते हैं। ठीक है, ये प्रॉब्लम होती है, तो ये इसीलिए डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्स जरूरी है। लेकिन कैसे करोगे, तो रिसोर्सेज का डेवलपमेंट अचीव करने के लिए आपको रिसोर्स प्लानिंग करना होगी, और रिसोर्स प्लानिंग कैसे होगी, थ्रू सस्टेनेबल डेवलपमेंट। एक ऐसा डेवलपमेंट in a way that present needs are satisfied, environment is not harmed and resources are saved for the future generation। ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट है। तो क्या करना होगा सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए, तो इसके लिए उसके लिए मीटिंग हुई। ठीक है, रियो डी जेनेरियो में अर्थ समिट की मीटिंग होती है। उस अर्थ समिट की मीटिंग का आउटकम था एजेंडा 21, जिस एजेंडा 21 में ग्लोबल लीडर्स ने तय करा कि उनके कॉपरेशन की मदद से वो इन्वायरमेंटल डैमेज, पॉवर्टी और डिसीजेस को कॉम्बैट करेंगे। और एक यूनिक चीज जो थी एजेंडा 21 की, वो ये थी कि हर लोकल गवर्नमेंट अपने अपने अलग अलग एजेंडाज बनाएगी। आया मजा पूरा, मतलब वर्थ इट लगता ना आखिरी के 3 मिनट जब पूरी कहानी एक साथ आ जाती है। बताओ आ गया समझ में, क्लियर हुआ, क्लियर हुआ पूरा। कम्युनिकेटिव इंग्लिश क्या है, देखो कुछ बच्चों का है ना, इंग्लिश 2 तरह की होती है, 2 अलग अलग बुक्स चलती हैं। तो वो शादी में कब बुलाओगे भैया, अरे हो तो सही पहले तब बुलाऊंगा ना, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। क्लियर है, कोई डाउट हो तो पूछो। कल्चर वाला फिर से बता दो। देखो रिसोर्स वो चीज है जो हमारी नीड सेटिस्फाई कर रहा है, टेक्नोलॉजिकली एक्सेप्टेबल समझ में आ गया, इकोनॉमिकली फिजिबल। कल्चरली एक्सेप्टेबल मतलब क्या है, कल्चरली एक्सेप्टेबल का मतलब ये कि समाज, कल्चर मतलब क्या है, सोसाइटी, तो सोसाइटी भी उसे एज अ रिसोर्स मानना चाहिए ना, कि अगर किसी चीज को सोसाइटी रिसोर्स मानी नहीं, पत्थर है, पत्थर पड़ा है, सोसाइटी उसको इंपॉर्टेंस नहीं दे रही है, वहां तुम सोना पटक दो, मारकाट मच जाएगी सोसाइटी के बीच में, क्योंकि सोसाइटी उसको इतनी इंपॉर्टेंस देती है। तो कल्चर शुड एक्सेप्ट इट एज अ रिसोर्स, ऐसा। क्लियर है, सारे टर्म्स बता दिए, सब बता दिया। एजेंडा 21, डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्स, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, क्लियर। और लास्ट में रिकैप भी करवा दिया। ठीक है, कुछ डाउट है क्या, चिकारा भाई से मिला। जब आप पढ़ते नहीं हो तो चिकारा भाई मिलते हैं, जब पढ़ते हो अच्छे तो चिकारा भाई थोड़ी ना आते, चिकारा भाई को गुस्सा नहीं आती फिर। फाइन, क्लियर। बताओ बाबू, एक्सेसिबल मतलब कि आपकी पहुंच होना चाहिए वहां तक, वो एक्सेसिबल होता है। मुझे कल मिला नहीं WPP, एक बार फिर बता रहा हूं, देखो सुनो मेरी बात मेरे प्यारे बच्चे, आपको क्या करना होता है, WPP कहां मिलेंगे, आप अपने माय कोर्सेज में जाओ। माय कोर्सेज में आपको एक ही कोर्स में एनरोल किया ना, देखो मैं कितने सारे कोर्स में पढ़ता हूं, इसके लिए मेरे को सब रखना पड़ता है। तो आप अपने एक कोर्स में जाओ, तो आपने अपने एक कोर्स में गए, ये व्यू कोर्स, अब कोर्स में जाओगे तो ये तो कोर्स का ओवरव्यू, ये टाइम टेबल लिखा रहता है, या वीकली प्लानर आ गया, टाइम टेबल आ गया है ना, वीकली प्लानर ये आ गया। कंटेंट पे जाओ, कंटेंट में जाने के बाद में साइंस, मैथ, सोशल साइंस, तो साइंस खोला, ओ सॉरी सोशल साइंस खोला। अब सोशल साइंस में आपको इसको मार्क कंप्लीट करने दो यार जरा, और ना माने, हाँ। तो अब जैसे सोशल साइंस में गए, तो सोशल साइंस में आपको क्या दिख रहे हैं, लेक्चर दिख रहे हैं, नोट्स दिख रहे हैं, WPP दिख रही है। तो ये WPP जो है, WPP में आपने क्लिक करा ना, तो WPP में आपका WPP ये खुल गया, देखा ये WPP आपका खुल गया। ये WPP है जो चैप्टर कंप्लीट होते जाएंगे उनके टेस्ट देते जाऊंगा, तो ये WPP आपकी है डेवलपमेंट चैप्टर की, समझ गए, इसको सॉल्व करना है। क्लियर, समझ गए। फाइन, इसका डाउनलोड का मैं सिस्टम एक बार चेक करता हूं, रुको। चलो
इसी बात पे आज का कार्यक्रम होता है समाप्त। विल सी यू ऑल टुमारो। कल पढ़ेंगे इसके आगे, इतना भूलना मत, रिवाइज करते रहना। एक क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, होमवर्क क्वेश्चन। वो होमवर्क क्वेश्चन क्या है तुम्हारा, ये रहा। एक होमवर्क क्वेश्चन लेते जाओ, क्योंकि अपन ने कसम खाई ना, 1 क्वेश्चन अ डे कीप्स द एग्जाम फेयर अवे।